नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राणा रायमल। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राणा लाखा से राणा कुंभा तक। कुंभा एक महान शासक थे और आपको पता है कल के वीडियो में मैंने बताया था कि उनकी हत्या उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के बड़े बेटे उदयकरण या उदय सिंह फर्स्ट ने कर दी। अब उनके छोटे बेटे होते हैं कौन? राणा रायमल। राणा रायमल ये कुंभा के छोटे बेटे थे। ये अपने बड़े भाई उदयकरण या उदयकरण को दांडीमपुर जावी पानगढ़ के युद्ध में हराकर राजा बनता है। ये अपने बड़े भाई जो उदयकरण जिसने राणा कुंभा का हत्यारा था या मेवाड़ का जो पितृहंता कहा जाता है, कौन? या उदयकरण को दांडीमपुर जावी और पानगढ़ के युद्ध में हराता है। इसके पश्चात आपको पता है कल वीडियो में बताया था कि वो हारने के पश्चात मालवा के सुल्तान की शरण में जाता है और उससे अपनी पुत्री का विवाह करने का भी आश्वासन देता है, लेकिन उस पर बिजली गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब होते हैं मेवाड़ के शासक कौन? राणा रायमल जी। वो सिर्फ 5 साल के लिए शासक बनता है। उसके बाद बनते हैं राणा रायमल जी। रायमल जी की 11 रानियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। अब जैसे ये बड़े बड़े राजा होते थे तो इनके ऐसे तो है नहीं कि 1-2 पुत्र हो तो वो मर जाए तो फिर क्या हो, तो इसलिए इनके कई रानियां और कई पुत्र और कई पुत्रियां होते थे। अब ये तो मोटे मोटे व मुख्य हैं, बाकी पता नहीं कितने थे। तो इनमें 3 मुख्य हैं। कौन कौन से? पहला पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ये बहुत ही तेज तर्रार आदमी था। और दूसरा जयमल सिसोदिया और तीसरा था संग्राम सिंह सिसोदिया यानी राणा सांगा। अब ये सबसे बड़े बड़े बेटे थे पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरे नंबर के जो बेटे थे वो थे जयमल सिसोदिया और तीसरे नंबर के थे वो थे राणा सांगा। लेकिन फिर भी राणा सांगा शासक बनते हैं। तो इसकी कहानी क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसकी कहानी है कि ये जो चित्तौड़ की गद्दी पर कई व्यक्ति बैठना चाहते हैं, जैसे पृथ्वीराज बैठना चाहता है, पृथ्वीराज के अलावा जयमल सिसोदिया बैठना चाहता है, संग्राम सिंह सिसोदिया या सांगा भी बैठना चाहता है, एक और था क्षेमकरण का पुत्र सूरजमल, वो भी बैठना चाहता था। साथ ही इसके चाचा थे सारंगदेव, वो भी बैठना चाहते थे। लेकिन अब इनमें से सिंहासन मिले किसको? तो राणा रायमल जी जो इसके लिए कमजोर निकले, वो ये नहीं तय कर पाए कि कौन शासक बनेगा। तो ये आपस में संघर्ष करते हैं इसके लिए, उत्तराधिकार के लिए। इसकी कहानी हम सारी राणा सांगा में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं राणा रायमल को। अब बात आती है कि रायमल ने राम, शंकर और समया संकट नामक 3 तालाब बनवाए थे। और इनका जो बेटा था पृथ्वीराज, इनकी पत्नी थी ताराबाई जो टोडा के सुल्तान की पुत्री थी। अब टोडा के सुल्तान की पुत्री थी और इस ताराबाई के साथ जो कुंवर पृथ्वीराज है वो अजमेर के दुर्ग में रहता था और इसके नाम पर उसने अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। अब बात आती है रायमल जी की समय की और कोई विशिष्ट बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हम महाराणा सांगा की। अब हम उत्तराधिकार की बात भी पढ़ेंगे कि महाराणा सांगा जो तीसरे नंबर के बेटे थे, इनसे बड़े पृथ्वीराज और जयमल, चाचा सारंगदेव सभी शासक बनना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि ये शासक बनने के लिए पहले क्या करते हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा क्यों करे, जब शांति से ही काम हो जाए। तो ये एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, बड़े ही विद्वान ज्योतिषी थे। जैसे कि कई व्यक्तियों के पास होता है कि वो भगवान या परमात्मा या इनकी आत्मा शुद्ध होती है, तो ये क्या करते हैं, इनको पता होता है तो ये जाते हैं और वो अपना भविष्य पूछते हैं। तो वो भविष्यवाणी करता है कि जो सांगा है या संग्राम सिंह है वो शासक बनेगा। और भाई जो पृथ्वीराज सिसोदिया होता है वो इतना तेज तर्रार आदमी था, इतना वीर था, इतनी तेज भागता था कि उसका नाम भी उड़ना राजकुमार रख दिया गया। वो इतना फुर्तीला आदमी था कि सामने वाले की पलक नहीं झपकती, उससे पहले सामने वाले का गला गर्दन से अलग कर देता। वो बाहुबली किसी शरीर, इतनी ही तलवार, इतना ही तेज, इतना ही विद्वान, और सबसे ज्यादा उसका गुस्सा, बहुत खतरनाक गुस्सा। तो जो ही वो भविष्यवाणी करता है और जो ही पृथ्वीराज ये नहीं देखता कि ये मेरा भाई और सांगा पर वार कर देता है, लेकिन वो जो साथ होते हैं जयमल और सारंगदेव ये उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं अरे ये भविष्यवाणी की क्या बात, भविष्यवाणी तो कोई गलत भी कर सकता है, तो चलो छोड़ो इसके। वो फिर सोचते हैं कि एक चारण महिला होती है कहाँ की, भीमल गांव की, तो वो कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा भविष्य बताती है, तो उसके पास चलते हैं। अब ये चाहते हैं पूरे होके वहाँ,
तो वहां जाते हैं तो वो उस टाइम पे कहाँ पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। अब स्नान करने के लिए गई हुई है तो ये बैठेंगे, तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया है वो तो जाता है और बाहुबली के जैसे सीना तान के सीधा जाके बैठता है, और वहाँ एक बगल में सोफा था तो वो बैठ जाता है सोफे पर। जैसे इस प्रकार चार चौकोर कमरा था, उसमें इधर सोफा लगा हुआ था, यहाँ बैठ जाता है पृथ्वीराज, इधर बैठ जाते हैं सेमकर्ण व सूरजमल। अब बात आती है सांगा की, तो उसको बैठने के लिए कुछ मिला नहीं, तो बगल में क्या जो खूंटी थी ना उस पर शेर की खाल टकी हुई थी, तो वो शेर की खाल को बिछाकर नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है तो अब इधर से जो गेट होता है इससे वो चारण महिला नहा के आके प्रवेश करती है, और प्रवेश होते ही उससे पूछते हैं कि बताओ शासक कौन बनेगा। तो पहले तो आंख बंद के कुछ ध्यान करती है, और ध्यान करने के बाद बताती है कि जो भी शेर की खाल पर बैठा है वही शासक बनेगा, उसका इतना कहना हुआ। और यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया जो हवा से भी तेज तर्रार थे, जो उड़ना राजकुमार कहलाते, उन्होंने तलवार निकाली और वार कर दिया किस पर, महाराणा सांगा पर, और महाराणा सांगा की एक आंख फूट गई और वहां से जान बचाकर भागे। अब आप सोच सकते हो कि महाराणा सांगा जिसके नीचे 9 राजा 7 राजा 9 राव और 104 सरदार उसके नीचे काम करते थे या उसके नीचे शासन करते थे, और उससे बाबर इब्राहिम लोदी सब हार चुके, इतना खतरनाक शख्स, इतना वीर, इतना जोशीला, उस वो भी पृथ्वीराज के आगे जान बचाकर भागा। अब आप सोच सकते हो कि अगर वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी अगर शासक बन जाता, वो मेवाड़ का शासन उसके हाथों में आ जाता तो क्या होता। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर होता था। वो जो इतना इंटेलिजेंट और इतना वीर था, वो जब किधर से जाता होता था तो हारती हुई सेना की तरफ से लड़के युद्ध जिता के आ जाता था, इतना तगड़ा वीर था वो। तो फिर क्या होता है कि सांगा वहां से जान बचाकर भाग जाता है, और कहाँ जाता है कि सेवंतरी गांव में क्या होता है कि एक राठौड़ बीदा होता है, जाके उसकी शरण में लेता है। लेकिन पृथ्वीराज के जो सैनिक थे वो वहां भी पहुंच जाते हैं, और सांगा फिर वहां से निकल जाता है, और राठौड़ बीदा लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। फिर इसके बाद में वो अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ जाता है और वहाँ शरण लेता है, लेकिन वो वहाँ ये नहीं बताता कि मैं मेवाड़ का भावी शासक या वहाँ का राजकुमार सांगा हूँ, जबकि वह एक अन्य आदमी के रूप में रहता है। तो फिर क्या होता है, अब पृथ्वीराज आराम से शासन का मतलब शासन क्या हो रह रहा होता है अजमेर में। तभी क्या होता है कि उनकी एक बहन थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था, आनंदाबाई था। तो ये आनंदाबाई थी ना, इसका जो ससुराल था वो कहाँ था, सिरोही में जो है देवड़ा चौहान थे ना, तो वहाँ जगमाल देवड़ा इसका जीजा था पृथ्वीराज का, और आनंदाबाई को वो परेशान कर रहा था। अब उसका जीजा उसकी बहन को परेशान करे तो वो किसी के हाथों संदेश भेजती है, कहाँ, राणा रायमल के पास। रायमल जी के पास संदेश आता है, और वो उनको पता चलता है कि आनंदाबाई को कौन परेशान कर रहा है, जगमाल देवड़ा। तो जगमाल देवड़ा परेशान कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ मेवाड़ में हूँ और उधर अजमेर में पृथ्वीराज है, तो उसको बोल दो, पास में तो है ही, वो जाके आ जाएगा और बात सुन लेगा कि क्या बात है। अब भैया पृथ्वीराज को जो ही पता चलता है, वो अपने घोड़ा, जो उसके घोड़े का क्या नाम था, उसके घोड़े के नाम था साहन। पृथ्वीराज सिसोदिया का घोड़ा है साहन, पृथ्वीराज चौहान का नहीं है, ये याद रखना। ये है पृथ्वीराज सिसोदिया का घोड़ा जिसका नाम क्या है, साहन। ठीक है। अब वो अपने घोड़े साहन को निकालता है और जाता है, और सीधा जो ही नंगी तलवार लेके घुसता है, तो किसी के बाप की दम नहीं सिरोही में कि उसको रोक ले, वो सीधा महल में घुस जाता है, और महल में उसको आते देख जगमाल देवड़ा जाके पर्दे के पीछे छिप जाता है, और वो कहता है कि तू कैसे भी अपने भाई को मना, आज के बाद में तेरे को परेशान करना तो दूर की बात, मैं तेरे हाथ में नहीं लगाऊंगी। ये पर्सनैलिटी थी पृथ्वीराज सिसोदिया कि सामने वाला, मतलब वो गर्दन पहले काटता था, कारण बाद में पूछता था कि लड़ाई किस बात की थी, इतना तेज तर्रार व्यक्ति था। तो फिर क्या होता है कि वो जाता है, और जो ही जाता है और वो पूछता है कि कहाँ है जगमाल देवड़ा, तो उसके सैनिक होते हैं वो उसको रोकते भी नहीं, सीधा वो अंदर जाता है और अपनी बहन के पास जाता है और पूछता है कहाँ है वो जगमाल, बुला उसको बाहर।
तो वो कहती है अरे तू रुक तो सही, चाय पी, पानी पी, जूस पी। लेकिन वो कहता है नहीं वो सब बाद में, पहले उसको बुला। तो फिर वो रिक्वेस्ट करती है, तो आखिर भाई होता है तो पिघल जाता है थोड़ा, और पिघलते बोलते है चलो ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको बुला। तब वो पर्दे के पीछे से निकल के आता है, और निकल के आता है और उसके हाथ में तलवार थी पृथ्वीराज के। जैसे सांगा बैठा हुआ है, वो सांगा क्या, पृथ्वीराज ये सोफा है, और इस सोफा पर यहाँ पृथ्वीराज बैठा हुआ है, और इस हाथ में पृथ्वीराज के में तलवार थी, ठीक है। और यहाँ जगमाल बैठा रहता है। तो जगमाल जब तक उसके हाथ में तलवार थी वो उस तलवार की तरफ देखता रहता है, किधर, तलवार की तरफ। तो फिर वो तलवार को रख देता है और फिर कहता है कि अगली बार आप परेशान मत करना ना, अगली बार आपकी गर्दन मेरे हाथों में होगी। तो जगमाल सोचता है कि मैं तो अपनी हरकतों से बाज आऊंगा नहीं। वो बोलता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वो सोचता है कि मैं तो अपनी हरकतों से बाज आऊंगा नहीं, और अगली बार पता नहीं ये मेरा गर्दन काटे या छोड़े। तो वो क्या करता है, अपने रसोई से कहकर जो खाना होता है उस खाने में जहर मिलवा देता है, धीमा जहर। तो धीमा जहर ऐसा होता है कि वो वहां से निकल जाता है और कुंभलगढ़ के लिए, वो अजमेर के लिए प्रस्थान करता है। लेकिन वो आते आते ही रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार एक महान वीर का अंत हो जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज मर गया। अब बचा कौन, जयमल। तो जयमल और सारंगदेव आपस में लड़ते हैं, सारंगदेव मर जाता है और वो सूरजमल था वो भी नहीं रहता। अब जयमल बचता है, तो जयमल क्या, जो ताराबाई थी उसके ऊपर गलत निगाह डालता है, और जो ताराबाई होती है ये भी एक वीरांगना होती है। तो ये और इसके भाई वगैरह मिलकर जयमल को मार देते हैं। अतः लास्ट में एकमात्र विकल्प कौन बचता है, सांगा बचता है। अब सांगा बचता है तो सांगा कहाँ पर बैठा है, वो बैठा है भैया अजमेर में, किसके पास, करमचंद पंवार के पास। अब करमचंद जी को ये पता नहीं कि वो कौन है। तो क्या होता है कि एक दिन राणा सांगा एक पेड़ के नीचे सोते हुए होते हैं। हाँ, पेड़ के नीचे, जैसे ये खाट बिछ रही थी और इसके ऊपर राणा सांगा लेटे हुए थे। तो क्या होता है कि पेड़ की छाया इधर आ जाती है, और यहाँ पर जो होता है कि धूप गिरने लगती है। तो उस धूप से बचाने के लिए एक सांप आता है और राणा सांगा के ऊपर ऐसे फन तान के बैठ जाता है। तो वो राणा सांगा को खा नहीं रहा था, सिर्फ उसकी जो मुंह था उसको अपनी छाया से ढक रहा था। तो ये चीज कई लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं, करमचंद पवार को बुलाते हैं, तथा करमचंद पवार आके बोलता है कि आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, आप बताओ सच सच कौन हो। तो वो कहता है कि मैं महाराणा रायमल का तीसरा बेटा सांगा हूँ, और मैं उनसे बच के यहाँ आया हूँ। तो उसको पता नहीं था कि संबर मरा गए और राणा रायमल जी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो वो करमचंद पवार उनको बताता है, तथा वे वापस से मेवाड़ जाते हैं और अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, और उनका राज्याभिषेक होता है। तो अब चलो पढ़ते हैं पीडीएफ से। तो सांगा, पृथ्वीराज, जयमल और चाचा सारंगदेव सभी शासक बनना चाहते थे। ज्योतिषी द्वारा भविष्यवाणी होती है कि राणा ही, सांगा ही राणा बनेगा। ठीक है, फिर वो जाते हैं भीमलगांव की चारण महिला के पास, मैंने आपको सब बता दिया। तो वो भी बोलती है कि सांगा ही राणा बनेगा, वो भी ऐसी भविष्यवाणी करता है। सभी में आपस में संघर्ष होता है कि वो सांगा को मारने की कोशिश करता है, सांगा जान बचाकर भाग जाता है। सेवंतरी गांव में, कहा, सेवंतरी गांव में राठौड़ बीदा, ये टाइपिंग में छूट गया, ये था राठौड़ बीदा। राठौड़ बीदा सांगा की सहायता करता है तथा लड़ते हुए शहीद हो जाता है, और वहां से सांगा अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ जाता है। कहा जाता है, अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ शरण लेता है। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वीराज को इसकी बहन आनंदाबाई के पति सिरोही जगमाल देवड़ा जहर देकर मार देता है। अब पृथ्वीराज को मैंने बताया कि वो आनंदाबाई को परेशान करता है, कौन, जगमाल देवड़ा, कहाँ का था, सिरोही का था। तो वो इसको परेशान करता है, तो पृथ्वीराज इसको समझाने के लिए जाता है, किसको, जगमाल देवड़ा को। लेकिन जगमाल देवड़ा इसको जहर दे देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जयमल और सारंगदेव भी मारे जाते हैं। कैसे मरते हैं मैंने आपको बता दिया, जयमल और सारंगदेव मर जाते हैं। अब एकमात्र विकल्प कौन बचता है, महाराणा सांगा, जिनका जन्म 12 अप्रैल
1482 को होता है और 24 मई 1509 को इनका राज तिलक हो गया। कब हुआ? 24 मई 1509 को राणा सांगा का राज तिलक हो जाता है और ये मेवाड़ के अगले राणा बन जाते हैं। अब बात आती है कि सांगा के युद्ध। तो सांगा के ने युद्ध अपने जीवन में कौन कौन से लड़े? तो पहला युद्ध आता है खातौली का युद्ध, जो किन किन के मध्य हुआ? वो मध्य हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब हुआ? 1517 में। इसमें राणा सांगा जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को ये ऐसा मार भगाता है। राणा सांगा इतना तगड़ा वीर था कि पूछो ही मत। अब राणा सांगा की नीति क्या थी तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में ये हमारा मेवाड़ आ गया, तो यहाँ पर है गुजरात, ठीक है, क्या है? गुजरात, ठीक है। यहाँ पर है मालवा, उस टाइम की स्थिति बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पर है दिल्ली। अब राणा सांगा जब शासक बनता है तो राणा रायमल जी इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे, तो उनको हर तरफ से असुरक्षा होती है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर तो चंदेरी की मेदिनी राय से अच्छे संबंध बनाते हैं, तो उससे मालवा से खतरा टल जाता है। और बात आती है यहाँ की, तो यहाँ पर उस समय जो शासक था वो था मुजफ्फर शाह, तो उसके दो बेटे थे, उनमें से एक था बहादुर शाह। तो ये बहादुर शाह को अपने यहाँ शरण देता है और अगले शासक बनाने की वादा करता है, तो वो इसके साथ रहता है तथा इसको इधर से खतरा कम हो जाता है। और बची बात दिल्ली की, तो ये दिल्ली का क्या करता है कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी को खुद पराजित कर देता है। इस प्रकार इसको वर्तमान फिर कोई खतरा नहीं होता और धीरे धीरे समस्त राजपूताना के शासक इसके अंडर में आ जाते हैं। अब बात आती है समस्त राजपूताना के शासक इसके अंडर में क्यों आए, तो उसका एक कारण है कि उस समय दिल्ली जो था वो शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था, और अगर कोई व्यक्ति अगर दिल्ली को हरा रहा है तो वो अपने आप सभी का नेता हो जाता है, ठीक है। इन्होंने 1517 में खातौली के युद्ध सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, सांगा जीत जाता है। फिर इसके बाद में होता है बाड़ी धौलपुर का युद्ध, ये किसके मध्य होता है? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। ये कब होता है? ये 1518 में होता है, इसमें भी राणा सांगा ही जीतता है। इस बार इब्राहिम लोदी खुद न आकर मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को भेजा गया। सांगा की तरफ इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन कौन आए? मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। अब बात आती है गागरोन का युद्ध, जो किन किन के मध्य होता है? राणा सांगा और जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड, वो आपस में युद्ध करते हैं, घनघोर युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा फिर से विजित हो जाते हैं और महमूद खिलजी को बंदी बनाते हैं तथा अपने साथ ले आते हैं और 6 माह तक बंदी रखने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें आगे की, तो इसके बाद आता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध किसके मध्य होता है? महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। तो इस बार बाबर की तरफ से कौन था? बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा। कौन? मेहंदी ख्वाजा। तो इस बार बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो युद्ध होता है वो इतना खतरनाक युद्ध होता है कि जो बाबर की सेना थी वो इतनी बुरी तरह से राणा ने परास्त किया कि वो जान बचाकर भागे, और जान बचाकर भागने पर वहां जाकर जो युद्ध का हाल बताया ना, तो बाबर की रूह कांप गई। वो बताते हैं कि ये राजपूत तो बड़ा गंदा मारते हैं, ठीक है। तो अब इब्राहिम लोदी को हरा देता है कौन? बाबर, पानीपत के युद्ध में। अब उसका अगर हिंदुस्तान में कोई उसका सामना कर सकता था तो वो था महाराणा सांगा। अब वो कहाँ पर आक्रमण करता है? बयाना पर आक्रमण करता है और वापस से बयाना को विजित कर लेता है कौन? बाबर। अब सांगा आता है इधर से, जैसे ये मेवाड़ है, इधर से मेवाड़ की तरफ से सांगा आता है, इधर दिल्ली की तरफ से बाबर आता है, और ये जो जगह है इसका नाम है खानवा। क्या? खानवा। तो ये खानवा कहाँ पर है? भरतपुर की रूपावास तहसील में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की सेनाएं आकर पड़ाव डाल देती है और इनके मध्य फिर एक घनघोर युद्ध होता है, और घनघोर युद्ध होता है और उसमें इस बार कौन जीत जाता है? इस बार जीत जाता है
बाबर। और ये एक ऐतिहासिक युद्ध था, ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें राणा सांगा की हार के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डली। किसकी? मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ से डल गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस युद्ध के वर्णन की। तो इस युद्ध में कौन कौन तो महाराणा सांगा के साथ था, और बाबर की सेना कितनी थी, राणा सांगा की सेना कितनी थी, चलो आइए देखते हैं। खानवा का युद्ध होता है कब? 17 मार्च 1527 को भरतपुर की रूपावास तहसील में। ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब पातीपर्वण क्या था कि जो महाराणा सांगा थे ना, तो उन्होंने सारे राजपूताना में कहीं रिश्ता करके, कहीं बेटी देकर तो कहीं से बेटी विवाह करके ले जाकर आपस में संबंध कायम कर रखे थे। तो जिस समय बाबर से युद्ध हुआ तो उन्होंने पातीपर्वण एक न्योता था एक तरीके का, जो उसने समस्त राजपूताना में दिया, और उससे सभी राजपूताना के शासकों ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेनाएं व सहयोग राणा सांगा का किया। राणा सांगा के पक्ष में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार युद्ध करने आए, और समस्त राजपूताना लगभग आया था। और लगभग कितनी सेना थी? अगर सेना की बात करें तो राणा सांगा की सेना थी 1 लाख। कितनी? 1 लाख सेना थी। और बात करें बाबर के पास, तो बाबर के पास लगभग 25,000 सेना थी। यानी जो सेना का अनुपात था वो कितने का था? ये था 1:4 का। ठीक है, अब वो किस प्रकार भी कर लो आप, या 20,000 या 80,000 कर लो, लेकिन वो अनुपात कितना था? 1:4 का। महाराणा सांगा के पास 4 गुना ज्यादा सेना थी। और इसका सेनापति कौन था महाराणा सांगा का? तो हसन का मेवाती था। वो मेवाती कहाँ का था? अलवर का था। और अब बात करें आगे, तो इनकी सेना में मेदिनी राय चंदेरी से, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव आता है, बीकानेर के राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल आता है, देवलिया का रावत बाघ सिंह आता है। ठीक है, और कौन कौन आता है? तो आमेर से पृथ्वीराज कछवा आता है, सादड़ी से झाला अज्जा आता है, गोगुंदा से झाला सज्जा आता है, बूंदी से हाडा नर्बद आता है, बागड़ का उदय सिंह आता है, और सिरोही से अखिराज दूधा आता है, तथा नागो से शहजादा और अन्य लोग भी आते हैं। ठीक है, जंगनेर से अशोक परमार आता है। ये अशोक परमार कौन था? ये अशोक परमार वही था जिसने राणा सांगा की मांडल में, कहाँ पर? मांडल में 8 खंभों की छतरी बनवाई, और इसको महाराणा सांगा ने बिजोलिया की जागीर दी थी। अब जो काबुल का ज्योतिषी होता है कौन? मोहम्मद शरीफ। इसने बाबर के ग्रह नक्षत्र विपरीत बताए। लेकिन कितने ही ग्रह नक्षत्र विपरीत हो, अगर व्यक्ति का बात करें, अगर रणनीति हो तो कोई सा भी युद्ध जीता जा सकता। अब रणनीति क्या थी? ये रणनीति ये थी कि जैसे ये खानवा का मैदान है, आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ मैं, और इधर है राजपूत सेना, और इधर है ये बाबर की सेना। तो राजपूतों ने क्या किया कि जो ये मैदान है इसमें राजपूत आ गए, भैया ये राजपूत आ गए। ठीक है, और जो महाराणा था वो यहाँ पर हाथी के ऊपर बैठा हुआ। ठीक है, ये तो हमारे राजपूतों की रणनीति थी। अब बात करें मुगलों की, तो मुगलों में जो बाबर था उसने युद्ध स्थल में एक ऐसा स्थान देखा जो सबसे ऊंचा था। जैसे ये स्थान सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर कौन बैठ गया? बाबर। तो इसने क्या किया, इसके पास तो 25,000 की सेना थी, उसमें से 10,000 इधर रखे, 10,000 इधर रखे, और बाकी के 5,000 इधर रखे। ठीक है, और ये आक्रमण करता है कैसे? इसने पहले यहाँ पर मैदान के बीच खाई खुदवा दी, और इस खाई के पीछे ऐसे तोपों की बैलगाड़ी लगवा दी, और इसके 2 प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो ये इनके पीछे लग गए। ठीक है, और ये तोपबारी करते थे। अब तोपबारी के बारे में जो महाराणा सांगा के सेनापति वगैरह थे, इन्होंने पहले ही बताया महाराणा सांगा को कि महाराज उनके पास तो कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा गोला आता है, आकार भ्राम होके वो 50 सैनिकों को ले मरता है। लेकिन महाराणा सांगा कहता है कि हम राजपूत, हमारे की कोने हुए। इस प्रकार वो उसको बात को हल्के में ले जाता है। तो ये तुलुगमा पद्धति थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार जब युद्ध होता है तो राणा सांगा की सारी सेना आगे आती है, तथा महाराणा सांगा खुद से
हाथी पे बैठ के आगे आते हैं, तथा यहाँ जो ये सेना है ये यहाँ आकर युद्ध लड़ती है, और यहाँ जो रिजर्व सेना है वो सहायता करती है तोपचियों की, और तोप के गोले बरसते हैं। ठीक है, युद्ध का जो पहला पहर था इसमें युद्ध इतना खतरनाक हुआ, इतना जोरदार अटैक किया महाराणा सांगा ने कि बाबर की सेना भागने लगी। तो बाबर की सेना भागने लगती है तो बाबर आता है और भाषण देता है युद्ध स्थल के बीच में। जैसे बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें अमरेंद्र बाहुबली भाषण देता है ना, उसी प्रकार का कुछ जोशीला वीर रस से भरा हुआ भाषण देता है कौन, बाबर, और अपनी सेना को कंट्रोल करता है और वो जाता है तथा पुनः युद्ध चलता रहता है। उसी बीच क्या होता है कि जो बाबर होता है वो अपना दिमाग लगाता है कैसे कि जो उसकी सेना के प्रमुख तीरंदाज थे, मतलब मुख्य, जिनको अगर आज के जमाने में एथलीट खेलने भेज दिया जाए तो सभी स्वर्ण पदक लेके आए, ऐसे जो तीरंदाज थे उनको महाराणा सांगा जो हाथी पर बैठे हुए थे उनके पीछे लगा दिया। क्योंकि उस समय का एक नियम था, अगर राजा डाउन हो गया या मर गया तो सारा युद्ध वहीं समाप्त हो जाता था। तो वही होता है कि महाराणा सांगा गलती करते हैं, हाथी लेकर आगे आ जाते हैं और यहाँ से जो उसके मुख्य तीरंदाज थे वो सेना चीरते हुए आते हैं और भयंकर तीरों की बारिश करते हैं। महाराणा सांगा एक महान योद्धा थे, वो लड़ते हैं, तीरों से बचाव करते हैं, लेकिन एक तीर उनके आंख में आके लगता है और वो बेहोश, आंख में सॉरी, वो आके लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब ये घायल हो जाते हैं तो इन्हें यहाँ से युद्ध भूमि से उठाकर बसवा नामक स्थान है दोसा में, तो वहाँ ले जाया जाता है तो वहाँ इनका इलाज किया जाता है। अब इनका मुकुट धारण कौन करता है, तो जो झाला अज्जा थे सादड़ी के वो इनका मुकुट धारण करते हैं तथा लड़ते हैं, लेकिन उनको पता, सामने वाली सेना को पता चल जाता है कि महाराणा सांगा नहीं है और युद्ध खत्म हो जाता है और सभी अपनी सेना ले लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार एक खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार होती है और इसके बाद भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना हो जाती है। बात करें काबुल के ज्योतिषी जो मोहम्मद शरीफ था, उसने बाबर के ग्रह नक्षत्र विपरीत बताया। वो कहता है कि जो बाबर है उसके ग्रह नक्षत्र विपरीत है। अब इस युद्ध के लिए भैया इतना बुरा ठोका था राणा सांगा ने, जो क्या कहते हैं उसको, जो ये युद्ध था पहले वाला जो बयाना का युद्ध था उसमें इतना बुरा ठोका सांगा ने कि जो बाबर के सैनिक थे वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हम उनसे युद्ध करने नहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि बड़े बड़े वादे करता है कौन, बाबर, कहता है कि मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो बाबर के सैनिक कहते हैं कि तू शराब पी या ना पी, हमको इससे क्या मतलब, तू हमको मरवाएगा यार, वो इतना बुरा मारते हैं। लेकिन फिर कहता है कि मैं व्यापारिक कर है होता है अलतगमा, वो माफ कर दूंगा। अरे भैया जान है तो जान है, तू माफ कर या मत कर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं जा रहे युद्ध करने। लेकिन फिर वो एक बात कहता है कि ये युद्ध जिहाद है। क्या जिहाद, और जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध को। और धर्म युद्ध जब आता है तो फिर मरे या जान रहे या ना रहे, जो मुस्लिम होते हैं वो धर्म का पालन करते हैं और जिहाद के नाम पर वो इस युद्ध को लड़ते हैं। लेकिन ये एक जिहाद भी नहीं था, क्योंकि सामने जो सेना लड़ रही है उसका मुख्य सेनापति भी कौन था, हसन खान मेवाती, जो एक मुस्लिम था। लेकिन वो युद्ध होता है, युद्ध में वो जीत जाता है और इसके बाद में वो जो सर थे राजपूतों के, मरे हुए के सरों को काट कर ऐसे एक मीनार से खड़ी करता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। क्या, गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अब राणा सांगा युद्ध में घायल है तो झाला अज्जा मुकुट धारण करता है, घायल सांगा को बसवा दोसा ले जाया जाता है तथा उपचार करवाते हैं। अब सांगा जी बड़े वीर हैं, वीर है तो क्या करेंगे, वीर है तो वो उनको जो ही होश आया तो वो कहते हैं कि क्या हुआ युद्ध में, वो कहाँ है मेरी तलवार। जैसे आप सोच सकते हो कि अगर कोई योद्धा युद्ध के बीच में अगर घायल हुआ और उसको अचानक होश आए तो वो क्या सोचेगा, वही भाव थे राणा सांगा के जहन में। तो फिर वो कहते हैं कि महाराणा जी हम हार गए और ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हार सकते हैं हम। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं खदेड़ दूंगा तब तक चैन की नींद से नहीं सोऊंगा और मेवाड़ नहीं लौटूंगा। तो ये एक जिद थी, ऐसा नहीं कि आराम से तैयार करे सेना को फिर उसके बाद वो युद्ध लड़ा जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने तो प्रण ले लिया।
तो वो जाते हैं, बाबर जाता है मेदिना राय से युद्ध करने। तो ये भी इधर उनकी सहायता करने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन कालपी के निकट इरिच का जो मैदान है उस मैदान में ही जो राणा सांगा के सरदार इनके पक्ष में नहीं थे, युद्ध के पक्ष में, वो उनके खाने में जहर देते हैं और इस प्रकार राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 30 जनवरी 1528 को। सांगा के उसमें आते ही प्रतिज्ञा करता है तथा मेदिनी राज की सहायता हेतु चंदेरी प्रस्थान करता है, लेकिन सांगा के जो सरदार युद्ध के पक्ष में नहीं थे कालपी के निकट इर्च के मैदान में राणा सांगा को जहर दे देते हैं। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार मांडल भीलवाड़ा में करते हैं, जहाँ इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये किसी ने बनवाई? अशोक परमार ने, जो बिजोलिया की जागीर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि बाबर की जो जीत थे उनके कारण क्या थे। तो बाबर की जीत के कारण थे तुलुगमा पद्धति। मैंने आपको बताया था तुलुगमा पद्धति कि वो खुद सुरक्षित रहता था, रिजर्व सेना रखता था, बगल से 2 सेनाएं उसके युद्ध करती थी, यहाँ सामने से वो तोप खाना रखता था खुद के सामने। तो इस प्रकार ये तुलुगमा पद्धति व उस्मानी पद्धति तोप खाने का प्रयोग करता है। इसके 2 प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, बाबर युद्ध से पहले जिहाद घोषित करता है, यानी धर्म युद्ध घोषित करता है। युद्ध के बीच जब सेना भागने लगती है तो युद्ध स्थल में भाषण देता है। युद्ध के बाद राजपूतों के शवों की मीनार खड़ी करता है, मृत शवों के सिरों की। ठीक है, और मीनार खड़ी करता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। अलतगमा होता है जो व्यापारी कर होता है, इसे समाप्त कर देता है। राणा सांगा ने अपनी हाडी रानी जो कर्मावती थी उनको रणथंभौर की जागीर प्रदान की। राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट हिंदू पंथ या सैनिकों का भग्नान्वेष, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे, लगभग कितने घाव थे उनके शरीर में? बहुत सारे घाव थे। कौन? तो उनको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। राणा, उनके एक हाथ नहीं था, उनके एक पैर नहीं था, उनके एक आंख नहीं थी। तो इस प्रकार का एक किस्सा है कि वो एक बार क्या होता है कि दरबार लगा हुआ होता है, जैसे ये राणा सांगा का दरबार था, इसमें इस प्रकार सभाजन बैठे हुए हैं, इस प्रकार कुर्सियों पर। ठीक है, इधर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर राज सिंहासन है। तो इधर से ये आता है और यहाँ पर बैठ जाता है महाराणा सांगा। अब वो बैठता क्यों है? तो सभी खड़े हो जाते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि एक बात बताओ कि अगर मंदिर में भगवान की मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो उसको क्या मंदिर में रखते हैं? तो सरदार बोलते हैं कि नहीं नहीं महाराज। तो क्या करते हैं? उसको फेंक दिया जाता है। तो फेंक दिया जाता है, तो अगर मंदिर में भगवान की मूर्ति खंडित नहीं रखी जा सकती तो मेरे तो एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है और जाने कितने घाव है, तो फिर मेरे को क्यों? अगर आप में से कोई किसी को लगता है कि वो योग्य है तो वो इस सिंहासन पर बैठ सकता है। अब उस समय किसी की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि महाराणा सांगा थे वो बहुत ही खतरनाक थे, तो उनसे जाके कह सके कि हाँ मैं इस गद्दी को संभाल लेता। तो उन्होंने, किसी ने नहीं कहा और कहा कि जब तक आपका एक शरीर का एक कतरा तक जीवित है आपका सिंहासन आपका है। तो राणा सांगा वापस से बैठ जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अगर उनमें से कोई खड़ा होकर आ जाता कि हाँ मैं सम्राट बनूंगा, तो क्या राणा सांगा उसको बनाते? नहीं, बल्कि एक ही झटके में उसके गर्दन धड़ से अलग कर देते। ठीक है, अब राणा सांगा की 2 रानियां थी। कौन कौन सी? पहली थी धनबाई या धनसी, जिसके भोजराज और दूसरा रतन सिंह 2 पुत्र थे। तो भोजराज क्या होता है? ये मीराबाई की पति होती है। मीराबाई है ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इनके पति होते हैं, जो एक युद्ध में पहले ही मारे जाते हैं। और दूसरे होते हैं रतन सिंह, जो शासक बनने के 5 साल तक राज करते हैं। उसके बाद में ये अहेरिया उत्सव के दौरान सूरजमल हाडा, जो रानी कर्मावती का भाई था इसका, कर्मावती का, तो ये और सूरजमल हाडा और रतन सिंह के मध्य उत्सव के दौरान शिकार खेलने जाते हैं, तब होता है अहेरिया उत्सव। तो इस उत्सव के दौरान आपस में लड़ाई होती है और दोनों ही मारे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी रानी थी कर्मावती, जिसके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो क्या होता है कि विक्रमादित्य जो होता है, तो विक्रमादित्य की हत्या कौन कर देता है? बनवीर, इसकी हत्या कर देता है बनवीर। और दूसरा होता है उदय सिंह। तो क्या होता है? बनवीर कौन होता है? अब ये जो बनवीर की बात कर रहा हूं मैं, तो बनवीर होता है जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने पढ़ा था ना, राणा सांगा का बड़ा भाई। तो वो बड़ा भाई था जो वीर था, उसका पुत्र का नाम है बनवीर।
और ये बनवीर था, ये क्या था, दासी पुत्र था। कि कोई भी प्रेमिका थी उसकी दासी, तो उससे उत्पन्न जो संतान थी वो थी बनवीर। लेकिन यह अपना राज समझता था किस पर, गद्दी पे, कि मेरा हक है, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो बड़े भाई थे। तो वो क्या करता है, षड्यंत्र रचता है और विक्रमादित्य की हत्या करवा देता है खुद शासन बनने के लिए। इसके बाद में उदय सिंह जी शासक बनते हैं। अब इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीका अच्छा लगा और आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपके प्यार के बिना कितनी ही अच्छी क्लास हो, शिक्षक कितना ही अच्छा हो, अगर छात्रों के प्यार ना मिले तो आगे नहीं बढ़ सकता। जय हिंद, जय भारत। लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, ताकि सभी को मुफ्त राजस्थान जीके का पूर्ण लाभ मिल सके। हमारे इसमें राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, सभी जो राजस्थान जीके के सब्जेक्ट है वो ए से लेकर जेड तक पूरी क्लासें बिल्कुल मुफ्त हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।